नमस्कार दोस्तों, यदि आप रेलवे डिपार्टमेंटल एलडीसी एग्ज़ाम सीसीटीसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। मैं लाया हूं आपके लिए वेस्टर्न रेलवे के वडोदरा डिवीज़न का पेपर जो कि 23/11/2024 को आयोजित किया गया था। हमने प्रथम पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से 58 तक प्रथम पार्ट में कर लिया था। आज सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 59 से 110 तक देखेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जो कि कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। तो चलो शुरू करते हैं पार्ट नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर 59 से। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल का फर्स्ट पार्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 58 तक फर्स्ट पार्ट में कर लिया है। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 59 से। क्वेश्चन नंबर 59 मैथ का है क्वेश्चन है। पूछा गया है 3.5% इनकम इज टेकन एज टैक्स एंड 12.5% ऑफ रिमेनिंग इज सेव्ड। दिस लीव रुपए 3377.5 टू स्पेंड। व्हाट इज द इनकम। आय का 3.5% कर के रूप में लिया जाता है और शेष बची राशि का 12.5% बचाया जाता है। इसके बाद खर्च करने के लिए 4053 रुपये बचते हैं तो आय कितनी है। यहाँ क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ रुपये दिए गए हैं 3377.5 और यहाँ गलती से दे दिया 4053। यहाँ 4053 को सही मानकर क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लिया उसके पास टोटल आय है 100 रुपये, जिसमें से वह 3.5% कर के रूप में देता है 3.5। यदि उसके पास टोटल एक्स आय है तो 3.5 यदि उसने कर के रूप में दे दिया तो उसके पास कितनी राशि बचेगी। 100 में से 3.5 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 96.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई। इस बची हुई राशि का 12.5% बचाया जाता है। यदि 100 में से 12.5 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 87.5 अपॉन 100। इसके बाद खर्च करने के लिए 4053 रुपये बचते हैं। अब इसके पास टोटल कितने रुपये बचते हैं 4053 रुपये। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये समीकरण बन गई है। इसको सॉल्व करने के बाद अपना आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा रुपये 4848 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। एक कैंडिडेट स्कोर्स 15% एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स while another candidate who scores 40% marks gets 20 marks more than the minimum required marks to pass the examination. Find the maximum marks of the examination. एक उम्मीदवार 15% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से असफल हो जाता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार जो 40% अंक प्राप्त करता है उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक मिलते हैं। तो परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। जब वह 15% अंक प्राप्त करता है तो वह उत्तीर्ण होने से 30 अंक कम पे रह जाता है, 30 अंक कम होते हैं। और यदि वह 40% अंक प्राप्त करता है तो वह उत्तीर्ण ऋणांक से 20 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। तो 40 माइनस 15 कितना हो जाएगा 25%। 25% का मान कितना आ जाएगा 30 और 20 50। तो 1% का 25% का मान 50 अंक है तो 1% का मान आ जाएगा 25 दूनी 50 और 100% का मान आ जाएगा 200। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 200 अंक। अधिकतम 200 अंक है। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 61 नंबर। पूछा गया द स्पीड ऑफ द ट्रेन गोइंग फ्रॉम नागपुर टू इलाहाबाद इज 120 किलोमीटर प्रति आवर वाइल वैन कमिंग बैक फ्रॉम इलाहाबाद टू नागपुर इट्स स्पीड इज 180 किलोमीटर प्रति आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग वुल जर्नी। नागपुर से इलाहाबाद जाने वाली ट्रेन की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इलाहाबाद से नागपुर वापस आते समय इसकी गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। इलाहाबाद नागपुर से इलाहाबाद जाने के लिए 120 किलोमीटर प्रति घंटा और इलाहाबाद से नागपुर जाने के लिए 180 किलोमीटर प्रति घंटा। इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 360 किलोमीटर। मान लिया इलाहाबाद से नागपुर की दूरी 360 किलोमीटर है, तो 360 किलोमीटर जाने में 120 की स्पीड से जाएगी तो कितना टाइम लगेगा? 12×36 3 आवर्स प्लस, और 180 की स्पीड से वापस आने में टाइम कितना लगेगा? ये लगेगा 18×36 2 आवर्स। जाने में 360 प्लस आने में 360, ये हो जाएगा। इनको ऐड कर लेंगे, आ जाएगा 720/3 और 2 5। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 144 किलोमीटर प्रति आवर्स एवरेज स्पीड जाने की और आने की। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 62। इन एन एग्जामिनेशन 65% स्टूडेंट्स पास्ड इन द सिविक्स एंड 60% इन हिस्ट्री, 40% पास्ड इन बोथ ऑफ दिस सब्जेक्ट्स। If 60 students failed in history and civics both, then what is the total number of students? एक परीक्षा में नागरिक शास्त्र में 65% छात्र और इतिहास में 60% छात्र उत्तीर्ण हुए। इन दोनों विषयों में 40% उत्तीर्ण हुए। यदि 60 छात्र इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए तो छात्रों की कुल संख्या क्या है? मान लिया नागरिक शास्त्र में और एक हिस्ट्री, दोनों में बोथ के अंदर टोटल पास कितने हुए? 40% और नागरिक शास्त्र में 65%, तो 40% यहाँ गया तो बचा कितना? 25%। अकेली नागरिक शास्त्र में 25% और हिस्ट्री में टोटल 60%, 40% यहाँ गया तो इसमें बचा कितना? 20%। नागरिक शास्त्र में 25%, हिस्ट्री में 20% और यदि बोथ दोनों में 40 अपॉन ये आ जाएगा 85। ये 85 क्या आ गया? पास। यदि बात अनुत्तीर्ण की जाए तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएगी? 100 - 85 15। पूछा गया 15 का मान दिया गया है यदि 60 छात्र, 15 का मान आ जाएगा 60, 15 चौके 60, तो 100 का मान कितना आ जाएगा? 400। 4 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 400 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। पूछा गया है व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज। श्रृंखला में अगला अंक क्या है? नीचे निम्न श्रृंखला दी गई है। श्रृंखला दी गई है 26, 17, 63, 37, 124, 65, 215, 101 और नेक्स्ट दो संख्याएं ज्ञात करनी है। सर्वप्रथम देखते हैं श्रृंखला में कौन सी सीरीज फॉलो की गई है। 26 संख्या क्या होती है? 3 का क्यूब -1। 3 का क्यूब कितना होगा? 27, 27 - 1 26। यदि बात 17 की जाए तो 17 के कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 चौक 16 प्लस 1। यदि 63 की देखी जाए तो 63 हो जाएगा 4 का क्यूब -1। 4 का क्यूब कितना हुआ? 64 - 1 63। यदि 37 की बात की जाए तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1।
यदि 24 की बात की जाए तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 1, 5 का क्यूब 125 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 124। यदि 65 की बात की जाए तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 65। यदि 215 की बात की जाए तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब माइनस 1, 6 का क्यूब 216 माइनस 1 बराबर 215। यदि 101 की बात की जाए तो ये हो जाएगा 4, 6, 8 और ये 10 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1 101। यदि नेक्स्ट संख्या की बात की जाए तो इसमें ये वाला श्रृंखला फॉलो होगी, माइनस वाली, माइनस का 3, फिर ये 4, 5, 6। नेक्स्ट संख्या क्या होगी, 7 का क्यूब माइनस 1, 7 का क्यूब कितना होगा 343, 343 माइनस 1 आ जाएगा 342। ये संख्या कितनी आएगी 342। और नेक्स्ट संख्या की बात की जाए तो नेक्स्ट संख्या क्या होगी 10 का स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट संख्या क्या होगी 11 का स्क्वायर 8 और 2 10, 12 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगी 145। नेक्स्ट संख्या 145। यह संख्या कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी 300। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। पूछा गया क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा। श्रृंखला दी गई है 2, 12, 16, 36, 80, 150 और 252। तो इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, 2 और 12 में डिफरेंस कितना होगा 10 का, 12 और 36 में डिफरेंस 24 का, 36 और 80 में डिफरेंस हो जाएगा 44, 150 और 80 डिफरेंस ये कितना हो जाएगा 70, और 150 और 252 में डिफरेंस कितना हो जाएगा 102। नेक्स्ट इसके अंदर गैप देखते हैं कितना आएगा, 10 और 24 का डिफरेंस आ जाएगा 14, 24 और 44 का डिफरेंस 20, इसका डिफरेंस आ जाएगा 26, और ये डिफरेंस आ जाएगा 32। इनमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है 6 का, हर संख्या में 6 ऐड किया गया है, और 32 में 6 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 38। यदि 102 में 38 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 140, और नेक्स्ट संख्या में 140, 252 में 140 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 92। 92 को कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी, यह सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। पूछा गया है आइडेंटिफाई द टर्म विच डज नॉट फिट इन द सीरीज। उस पद को पहचाने जो श्रृंखला में फिट नहीं बैठता है। श्रृंखला दी गई है जेड, एस, ओ, के, एच और एफ। यहाँ देखते हैं कौन सी श्रृंखला सेट हो रही है। एफ और एच, एफ और एच के मध्य में जी, इसके अंदर में केवल जी आता है। और यदि एच और के मध्य डिफरेंस देखा जाए तो एच, आई और जे आगे आ जाए के बाद में के, एल, एम, एन। 3 संख्या हो गई, एक संख्या 2 और ये 3। नेक्स्ट में आएगी 4, ओ, पी, क्यू, आर, एस, ये आना चाहिए था टी, इसलिए एस इस श्रृंखला में फिट नहीं बैठता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। Two men, Vikas and Vishal, working separately can move a field in 5 and 10 hours respectively if they work in stretches of 1 hour alternatively. Vikas beginning at 8 hours. When will the moving be finished? दो आदमी विकास और विशाल जब अलग अलग काम करते हैं, एक खेत की कटाई क्रम से 5 घंटे और 10 घंटे में कर सकते हैं। अगर वे बारी बारी से एक एक घंटे काम करते हैं, विकास 8 बजे काम शुरू होता है तो कटाई कब तक खत्म हो जाएगी। यदि विकास काम करता है 5 घंटे में और विशाल काम करता है 10 घंटे में, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 10 घंटे में।
विकास द्वारा एक समय में 5 काम किया जाता है तो यह एक टाइम में 2 काम करेगा और विशाल एक टाइम में 1 काम करेगा। यदि विकास काम शुरू करता है तो यह 1 घंटे में 2 काम करेगा। इसके बाद विशाल काम करेगा। विशाल द्वारा 1 काम किया जाएगा 1 घंटे में, तो 2 घंटे में टोटल काम हो जाएगा 3 काम। टोटल काम कितना है? 10 काम। तो 3 को 3 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 9। 9 काम हो गया गुणा 3 गुणा 2 6। 9 काम हो गया 6 घंटे में। बचा काम कितना? आधा काम, जो कि विकास द्वारा किया जाएगा। विकास 1 घंटे में 2 काम करता है, तो आधा काम कितने टाइम में करेगा? आधा घंटे में, 1/2 आवर्स में। तो टोटल समय कितना हो जाएगा? 6.5, 6 घंटा 30 मिनट में। ऑप्शन नंबर 6 घंटा 30 मिनट में। यदि 8 बजे काम शुरू होता है तो 8 में 6 घंटा 30 मिनट ऐड कर देंगे, जो कि आएगा 8 और 6 14 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। A and B can do alone a job in 12 days and 80 days. They begin the work together, but 3 days before the completion of job, A leaves off. In how many days will the work be completed? A और B अकेले एक काम को क्रम से 12 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन पूरा होने से 3 दिन पहले A नौकरी छोड़ देता है, तो कार्य कुल कितने दिन में पूरा होगा? यदि A अकेले में 12 दिन में कर सकता है और B इसे 18 दिन में कर सकता है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, जो कि आएगा 36। टोटल काम हो गया 36। ए द्वारा किया गया काम 1 दिन का, 12 × 36, और बी द्वारा 18 दूनी 36। ए एक वक्त में 3 काम करता है और बी करता है 2 काम। यदि ए 3 दिन पहले नौकरी छोड़ देता है, यदि यह 3 दिन बाद नौकरी छोड़ता तो यह कितना काम एक्स्ट्रा करता? यदि यह 1 दिन में 3 काम करता है, तो यदि 3 दिन और काम कर लेता तो यह टोटल 9 काम और एक्स्ट्रा कर देता है। तो 36 में 9 ऐड कर देंगे, जो कि आएगा 45। टोटल 45 काम हो गया। दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो दोनों का मिलके काम हो जाएगा 3 + 2 5 का डिवाइड कर देंगे, यह आ जाएगा 9। 9 दिन में टोटल काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 9 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। 5 men prepare 10 toys in 6 working days, 6 hours a day. Then in how many days can 6 men prepare 16 toys working 8 hours a day? 5 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 6 दिनों में 10 खिलौने तैयार करते हैं, तो 6 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके कितने दिनों में 16 खिलौने तैयार कर सकते हैं? इस प्रकार की क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। टोटल मैन कितने? 5 मल्टीप्लाई कितने घंटे काम किया गया? 6 घंटे। कितने दिनों तक? 6 दिनों तक। तो टोटल काम कितना हुआ? 10 खिलौने तैयार हुई, बराबर 6 आदमी 8 घंटे डेली काम करके कितनों दिनों में D/16 खिलौने तैयार करेंगे। इसको सोल्व कर लेंगे। 6 से 6 और 8 मल्टीप्लाई 16 2 से ये काट देंगे 5 से 5। डी बराबर कितना आएगा? 6 दिन में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। 2 trains A and B are running on parallel tracks in the same direction at 130 km/h and 110 km/h respectively. The length of train A is 528 meters. The faster train A passes the slower train B is in 205.2 seconds. What is the length of train B? दो रेलगाड़ियां ए और बी समान दिशा में क्रमशः 130 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समानांतर पटरियों पर चल रही है।
ट्रेन ए की लंबाई 528 मीटर है। तेज ट्रेन ए धीमी ट्रेन बी को 205.2 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन बी की लंबाई क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सूत्र होता है दूरी बराबर डी बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टी। टी क्या होता है, टाइम। डी डिस्टेंस पूछा गया, डिस्टेंस ट्रेन ए का डिस्टेंस दिया गया 528 प्लस ट्रेन बी का ज्ञात करना है, बराबर स्पीड, स्पीड दी गई है। यदि दोनों एक ही दिशा में समानांतर गति से चल रही है तो इनका डिफरेंस लिया जाएगा 130 माइनस 110, लिया जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल समय कितना दिया गया है 205.2 सेकेंड्स। इस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 512 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। इसको सॉल्व कर लेना, यदि कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है ए मैन कैन रो 6 किलोमीटर प्रति आवर इन स्टिल वाटर व्हेन द रिवर इज रनिंग एट 1.2 किलोमीटर प्रति आवर्स इट टेक्स हिम 1 hour टू रो टू ए पैलेस एंड बैक, देन हाउ फार इन द पैलेस। एक आदमी शांत पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। जब नदी 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो उसे एक स्थान से तक जाने और वापस आने में 1 घंटा लगता है, तो वह स्थान कितनी दूर है। यदि एक आदमी की यदि स्पीड देखी जाए तो हो गई 6 किलोमीटर प्रति आवर और नदी की रिवर की स्पीड हो गई 1.2 किलोमीटर प्रति आवर्स, तो धारा की दिशा में व्यक्ति की गति कितनी होगी, ये इन दोनों को ऐड कर देंगे जो कि आएगी 7.2। यदि जाते टाइम इसकी स्पीड 7.2 और वापस आने में यह माइनस हो जाएगी, वापस आने में यह हो जाएगी 4.8। तो इसका सूत्र होता है D/7.2 प्लस D/4.8 बराबर टोटल इसे समय लग रहा है 1 आवर्स। इनका एलसीएम ले लेंगे जो कि आएगा 7.2 प्लस 4.8 अपॉन ऊपर आ जाएगा ये 7.2 मल्टीप्लाई 4.8 बराबर, इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 34.56 अपॉन 12 बराबर 2.88 किलोमीटर। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.88 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है कार्स ए एंड बी ट्रेवल टू ए पैलेस एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर प्रति आवर्स एंड 60 किलोमीटर respectively if car B takes 2.5 hours less time than car A for the journey. What is the distance of the palace? कार ए और बी क्रमश से 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक स्थान तक यात्रा करती है। यदि कार बी यात्रा के लिए कार ए से 2.5 किलोमीटर कम समय लेती है तो स्थान की दूरी क्या है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मान लेते हैं टोटल दूरी डी है। ए की स्पीड 45 किलोमीटर प्रति आवर और बी की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति आवर्स। यदि एक द्वारा डी दूरी को तय करने में टोटल समय कितना लगेगा D/45 और बी द्वारा टोटल समय लगेगा D/60। तो इसमें सोल्व करने के लिए D/45 ए द्वारा टोटल समय माइनस बी द्वारा टोटल समय लगेगा D/60 बराबर टोटल समय लग रहा है इसको 2.5 आवर्स। इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद इसका सही आंसर आएगा 450 किलोमीटर। इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना जो कि आएगा ऑप्शन नंबर सी 450 किलोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। टू ट्रेन्स आर रनिंग एट 60 स्पीड किलोमीटर प्रति आवर एंड 30 किलोमीटर प्रति आवर respectively in the same direction. Fast train completely passes a man sitting in the slower train in 5 seconds. What is the length of the fast train? तो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में क्रमश 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है। फास्ट ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? यदि दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही है तो दोनों रेलगाड़ियों की गति का अंतर लिया जाएगा, जो कि आएगा 60 माइनस 30 बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि इसे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि आएगा 25/3 मीटर प्रति सेकंड। अब ट्रेन की लंबाई लेते, ट्रेन की लंबाई बराबर गति गुणा समय। लंबाई बराबर गति कितनी दी गई है? 25/3 मल्टीप्लाई टोटल समय दिया गया है 5 सेकेंड का। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो कि आएगा 125/3। ऑप्शन नंबर बी 125/3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, जो कि पूछा गया है। ए बोट रनिंग अपस्ट्रीम टेक्स 9 hours 36 minutes to cover a certain distance, while it takes 4 hours to cover the same distance running downstream. What is the ratio between the speed of the boat and speed of water current respectively? यह क्वेश्चन एक लेंदी क्वेश्चन है, इसे आप सोल्व करने का कर लेना। इसका सही आंसर आएगा 17:7। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। पूछा गया है, इफ इन ए certain language LUFREWOP is coded as TBLWIZQQ, then which word is coded as ZXJGQCE? यदि किसी निश्चित भाषा में इस कूट को इस प्रकार से कोडित किया जाता है कि यह कूट बन जाता है, तो किस शब्द को इस कोड के रूप में कोडित किया गया है? दिया गया LUFREWOP, इसे चेंज किया गया है TBLWIZQQ में। यदि इसमें सीरीज देखी जाए तो जो कि आएगी, यदि P से Q में चेंज किया जाता है तो P से आगे Q, PQ +1। यदि O को Q में चेंज किया जाता है तो जो ये आएगा OPQ प्लस में 2 +1 +2। यदि W की बात की जाए तो W को Z में परिवर्तित किया गया है, जो किया गया WXYZ +3। इस प्रकार से हर संख्या पे +3 डिजिट आगे कर दिया गया है। तो इसी प्रकार से पूछा गया है ZXJGQCE, यह किस कोड को किया गया है? तो इसको माइनस कर देंगे। यदि देखा जाए तो ई को -1 करेंगे तो ये आ जाएगा डी। डी केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी SRECNAD, यह सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 75। इन ए सर्टेन कोड एलिफेंट इज रिटन एज, निम्न कोड है, देन क्रोकोडाइल विल बी रिटन एज। एक निश्चित कोड में एलिफेंट को इस कोड के रूप में लिखा जाता है, तो क्रोकोडाइल को किस प्रकार लिखा जाएगा? यदि एलिफेंट ELEPHANT को लिखा जाता है TNPEAHLE, इसमें कौन सी सीरीज पैटर्न किया गया है? यदि देखा जाए तो T और NN दोनों शब्दों को चेंज कर दिया गया है। इसी प्रकार से CROCODILE
इसको चेंज किया जाएगा एल ई को चेंज किया जाएगा तो यह आ जाएगा ई एल। नेक्स्ट लेते हैं एच और ए। यदि इधर देखा जाए तो ई और एल इधर भी है और इधर भी है, तो इसको भी चेंज कर दिया जाएगा। सी आर को चेंज कर दिया जाएगा सी और आर, ई एल और सी आर। फिर देखा जाए तो ई और पी को यहाँ से चेंज कर दिया गया है पी और ई में। इसी प्रकार से ओ सी को चेंज कर दिया जाएगा सी और ओ में। नेक्स्ट संख्या दी गई एच और ए को भी ए और एच में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसी प्रकार से इन संख्याओं को डी और आई को भी चेंज कर दिया जाएगा आई और डी में, और ओ एच इट इज रहेगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ई एल सी डबल ओ आई डी आर सी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 40 kg, the average weight of B D E is 42 kg and the weight of F is equal to that of B. What is the average weight of A B C D E and F? A B C का औसत वजन 40 किलोग्राम है, B D E का औसत वजन 42 किलोग्राम है और F का वजन B के बराबर है। तो A B C D E और F का औसत वजन कितना है? इस पेपर में मैथ के क्वेश्चन बड़े ही लेंथी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दिया गया है ए और बी और सी का औसत वजन 40, इनका टोटल वजन हो जाएगा मल्टीप्लाई 3, जो किया जाएगा 120। यदि बी डी और ई का औसत वजन दिया गया है 42, मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो इनका टोटल वजन आ जाएगा 126। तो टोटल वजन आएगा 246। यदि डी और एफ बराबर है तो यदि इस बी को काट के एफ लिख देंगे तो यह सभी संख्या होगा ए बी सी डी और ई एफ का टोटल वजन आ जाएगा 246। यदि इनका एवरेज निकाला जाएगा तो इन सभी संख्याओं का भाग दे दिया जाएगा। टोटल कितनी संख्या है? 6 से डिवाइड कर दिया जाएगा। 6 चौका 24, 6 कम 6 41 किलोग्राम इनका औसत वजन होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। पूछा गया है हाउ मेनी टाइम्स इन ए डे द आवर हैंड एंड मिनट्स हैंड ऑफ ए क्लॉक आर इन द लाइन विद ईच अदर। एक दिन में कितनी बार घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के सिद्ध में होती है? यदि देखा जाए तो 12 घंटे में 22 बार दोनों सुई एक सिद्ध में होती है, और यदि देखा जाए तो 24 घंटे में यह होती है 44 बार। तो यह एक दिन में पूछा गया है तो एक दिन में हो जाएगी 44 बार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। पूछा गया है इफ ए रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डिक्रीज्ड बाय 29% बाय व्हाट परसेंट सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विल डिक्रीज। यदि किसी गोले की त्रिज्या 29% कम कर दी जाए तो गोले का सतह क्षेत्रफल कितने % कम हो जाएगा? यदि दिया गया है क्षेत्रफल का सूत्र होता है गोले की त्रिज्या का क्षेत्रफल 4πr²। यदि यह प्रारंभ में इसका क्षेत्रफल था और यह त्रिज्या कम करने के बाद 4πr², यह है न्यू। यह 4π यह कॉमन है जो कि डिवाइड हो जाएगी। यदि r² यह मान लिया इसकी त्रिज्या प्रारंभ में थी 100 इधर जाएगा न्यू, इसकी रेडियस न्यू कितनी हो जाएगी 29% कम कर दी, कम करने के बाद 71 का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा यह आ जाएगा 10,000, ये आ जाएगा 5041। इनका अंतर कितना हो जाएगा 4959। तो यह कितने % कम हो गई? परसेंट निकालने के लिए 4959 अपॉन कितने पे कम हुई है 10,000 पे, मल्टीप्लाई 100, 2 0 से 2 0, 2 संख्या छोड़कर पॉइंट, 49.62% कम हो जाएगी।
जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर बी 49.59%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है, ए रबर बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द फ्लोर, द बॉल बर्नर to 4/5 of the height it was dropped from. If the ball is initially dropped from a height of 120 meters, what is the total distance traveled by the ball before it comes to rest? एक रबर की गेंद को एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है। फर्श से टकराने के बाद गेंद उस ऊंचाई की 4/5 तक उछलती है जहां से उसे गिराया गया था। यदि गेंद को शुरू में 120 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो आराम करने से पहले गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है? इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए प्रारंभ में इसकी दूरी दी गई है, ऊंचाई दी गई है इनिशियल हाइट जो कि है 120 मीटर, जो कि 120 मीटर नीचे आएगी और 120 मीटर के बाद यह 4/5 मल्टीप्लाई ऊपर जाएगी। 120 मल्टीप्लाई 4/5 पहली उछाल में यह ऊपर जाएगी 120 गुणा 4/5 और फिर नीचे आएगी 120 गुणा 4/5 और सेकंड उछाल में यह ऊपर जाएगी 120 गुणा 4/5 गुणा 4/5 और फिर नीचे आएगी 120 मल्टीप्लाई 4/5 गुणा 4/5। इसी प्रकार यह सीरीज चलती रहेगी जब तक यह गेंद रेस्ट या विराम की अवस्था में नहीं आ जाती। तो इसके लिए सूत्र होता है कुल दूरी d बराबर h हाइट, प्रारंभ में हाइट अपॉन में 1 + r अपॉन 1 - r दिया गया है। h का मान 120 मल्टीप्लाई 1 + 4/5 अपॉन 1 - 4/5। इसको सोल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई 9/5 मल्टीप्लाई 5/1। 5 से 5 कट जाएगा तो यह आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई 9 जो कि आ जाएगा 1080 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी 1080 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, राकेश हैड मनी टू बाई ए 9 मोबाइल हैंडसेट्स ऑफ ए स्पेसिफिक कंपनी but the retailer offered very good discount on the particular handset. Rakesh could buy 30 mobile handset with the amount he had. What was the discount the retailer offered? राकेश के पास एक निश्चित कंपनी के 9 मोबाइल हैंडसेट खरीदने के लिए पैसे थे, लेकिन रिटेलर ने उसे खास हैंडसेट पर बहुत अच्छा डिस्काउंट ऑफर किया। राकेश के पास जो राशि थी उससे वह 13 मोबाइल हैंडसेट खरीद सकता था। खुदरा विक्रेता द्वारा दी गई छूट क्या थी? इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यदि देखा जाए तो प्रारंभ में एक फ़ोन का मूल्य था x रुपये और नए फ़ोन का मूल्य कितना है y रुपये। यदि उसके पास 9 मोबाइल खरीदने के पैसे थे तो टोटल उसके पास रुपये हो गए 9x बराबर, और यह है अब y रेट का 13 मोबाइल खरीद सकता है तो इसके पास टोटल रुपये हो जाएंगे 9x बराबर y मल्टीप्लाई 13, जो कि आ जाएगा। अब इसको कितना डिस्काउंट दिया गया है 9 से 13, इसको दिया गया डिस्काउंट 4 का कितने पे 13 पे, क्योंकि x का मान है 13, इसके पास इनिशियल प्रारंभ में था 13 अपॉन 13 मल्टीप्लाई 100। इसका सही आंसर आ जाएगा 13.77, ऑप्शन नंबर बी 30.77% इसे छूट दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया है, 3 मैथ्स क्लासेस x, y and z take a algebra test. The average score of class 10th in 83. The average score of class y is 76. The average score of class z is
85. The average score of class X and Y is 79 and average score of class Y and Z is 81. What is the average score of all three classes X, Y, Z? गणित की 3 कक्षाएं X, Y और Z बीजगणित की परीक्षा लेते हैं। कक्षा X का औसत स्कोर 83 है, कक्षा Y का औसत स्कोर 76 है, कक्षा Z का औसत स्कोर 85 है, कक्षा X और Y का औसत 79 है और कक्षा Y और Z का औसत स्कोर 81 है। तो तीनों कक्षा X, Y और Z का स्कोर क्या है? तो इस दी गई है कक्षाएं X, Y और Z। X का औसत है 83, Y का है 76 और Z का है 85। यदि इनमें स्टूडेंट्स की बात की जाए तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स है क्लास X में A स्टूडेंट्स, Y में B स्टूडेंट्स और Z में C स्टूडेंट्स। यदि क्वेश्चन में दिया गया X और Y का औसत है 79, Y और Z का है 81। पूछा गया है X, Y और Z का औसत कितना है। तो ज्ञात कर लेते हैं क्वेश्चन से। यदि कक्षा X में टोटल विद्यार्थी A है और औसत है 83, तो यह जाएगा 83 मल्टीप्लाई A। टोटल अंकों का योग क्लास X का हो गया 83 प्लस A, प्लस कक्षा Y में टोटल विद्यार्थियों का अंकों का योग कितना होगा 76 मल्टीप्लाई B, और इनका औसत दिया गया है 79। X और Y में मल्टीप्लाई A और प्लस B, टोटल विद्यार्थी A और प्लस B। यह समीकरण बन जाएगी 83A प्लस 76B बराबर 79A प्लस B। ये हो जाएगी कक्षा X और Y में विद्यार्थियों का अंकों का योग। तो इसको सोल्व कर लेंगे जो कि आएगा, समीकरण को सोल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 4A बराबर 3B। A अपॉन B बराबर 3/4। A और B का कक्षा X में टोटल विद्यार्थी हो गए 3 और कक्षा Y में टोटल विद्यार्थी हो गए 4। इसी प्रकार से Y Z में भी ज्ञात कर लेंगे जो कि आएगा 76 दिया गया है कक्षा Y में विद्यार्थियों का औसत। तो इनका टोटल योग हो जाएगा 76 मल्टीप्लाई B, प्लस Z में टोटल औसत है 85 मल्टीप्लाई C क्या है टोटल विद्यार्थी कक्षा Z में, बराबर यह आ जाएगा 81 मल्टीप्लाई A यानी B प्लस C। इस समीकरण को सोल्व कर लेंगे तो C का मान भी आ जाएगा। C का मान कितना आएगा, यह आएगा 5। तो कक्षा X में टोटल विद्यार्थियों की संख्या 3, Y में 4 और Z में 5। टोटल विद्यार्थियों की संख्या है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या आ गई अपने पास 3, 4 और 5। अब इनका टोटल अंकों का योग ज्ञात कर लेंगे। यदि X में टोटल विद्यार्थी 3, Y में 4 और Z में टोटल विद्यार्थी है 5, तो इनके टोटल अंकों के योग ज्ञात कर लेंगे जो कि आगे कक्षा X में औसत अंक है 83, तो टोटल अंक हो जाएंगे 83 मल्टीप्लाई 3 जो किया जाएगा 249। इसी प्रकार के कक्षा Y में औसत अंक दिए गए हैं 76 और टोटल विद्यार्थी है 4, तो इनका योग आ जाएगा 304। इसी प्रकार Z में इनका औसत अंक दिया गया है 85 मल्टीप्लाई टोटल विद्यार्थी है 5, जो किया जाएगा 425। इन सभी को जोड़ लेंगे जो कि आएगा 978, और टोटल विद्यार्थी हैं जो कि 5, 4, 9 और 3, 12। इनका डिवाइड कर देंगे जो कि आएगा 81.5। यह सभी कक्षाओं का सभी विद्यार्थियों का औसत स्कोर 81.5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। पूछा गया है द एवरेज स्कोर ऑफ ए बैट्समैन आफ्टर हिज 15 इनिंग वाज 46.75 आफ्टर 60 इनिंग्स
His average score increased by 2.65. What was his average score in the last 10 innings? एक बल्लेबाज का 50वीं पारी के बाद औसत स्कोर 46.75 था। 60वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर 2.65 बढ़ जाता है। पिछली 10 पारियों में उनका औसत स्कोर क्या था? दिया गया है 50वीं पारी तक उसका औसत 46.76। तो टोटल रन हो जाएंगे मल्टीप्लाई 50 बराबर 2337.5। 50 पारियों में टोटल रन हो गई 2337.5। यदि 60 पारियों की बात की जाए तो इसमें इसका औसत है 46.76 प्लस 2.65। इसका औसत है 49.4। तो टोटल रन हो जाएंगे इसके कितने? यदि टोटल रनों की बात की जाए तो टोटल रन हो जाएंगे 2964। तो यदि 10 पारियों में इनके रनों का अंतर ज्ञात किया जाएगा तो अंतर कितना आ जाएगा इन दोनों में? 625.5। तो इनका औसत ज्ञात करने के लिए 10 का भाग दे देंगे जो कि आएगा 62.65। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। यह पूछा गया है द कैप्टन ऑफ ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर्स इज 26 years old and the wicketkeeper is 3 years older than the captain. If the age of these two are excluded, the average age of the remaining players is 0.5 years less than the average age of the whole team. What is the average age of the whole team? 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम का कप्तान 26 वर्ष का है और विकेट कीपर कप्तान से 3 वर्ष बड़ा है। यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 0.5 वर्ष कम है। पूरी टीम की औसत आयु क्या है? दिया गया है यदि कैप्टन की टोटल आयु है 26 और विकेट कीपर की टोटल आयु इससे 3 वर्ष ज़्यादा है तो ये हो जाएगी 29। टोटल योग हो गया 55। कैप्टन और विकेट कीपर की टोटल आयु हो गई 55। टोटल सदस्य है 11। तो टोटल एज हो जाएगी 11x। मान लिया एक खिलाड़ी की आयु x है तो टोटल 11 खिलाड़ियों की आयु हो जाएगी 11x। यदि दिया गया है क्वेश्चन में कि 9 खिलाड़ी की कुल आयु यदि इन दोनों को हटा दिया जाए तो बाकी जो 9 खिलाड़ी बचेंगे उनकी टोटल आयु कितनी होगी? 11x माइनस 55। क्योंकि 11x टोटल आयु है 11 खिलाड़ियों की। यदि इसमें से इन कैप्टन और विकेट कीपर की आयु माइनस कर दी जाएगी तो शेष 9 खिलाड़ियों की टोटल आयु आ जाएगी 11x माइनस 55। और यदि एवरेज की बात की जाए तो एवरेज आ जाएगी 11x माइनस 55 अपॉन 9। ये आ जाएगी 9 खिलाड़ियों की आयु का औसत। क्वेश्चन में दिया गया यह औसत किसके बराबर है? टोटल औसत के माइनस 0.5 के बराबर है। तो इस समीकरण को सोल्व कर लेंगे जो कि आएगा 11x माइनस 55 बराबर 9x माइनस 4.5। तो इसको सोल्व कर लेंगे जो कि आएगा x बराबर 25.25। ऑप्शन नंबर डी 25.25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 जो कि इंग्लिश से पूछा गया है। इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड फ्लैसिड। फ्लैसिड शब्द का विलोम शब्द क्या है? एंटोनिम्स विलोम शब्द। फ्लैसिड का मतलब होता है कमजोर। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? फर्म। फर्म यानी कम क्या होता है? कठोर। यह हो जाएगा इसका विपरीत विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 85 व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड हमदर्द। हमदर्द का एंटोनिम्स विलोम शब्द क्या होगा? हमदर्द का मतलब क्या होता है? साधारण। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कि होता है असाधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86
व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वर्ड क्वाफ? क्वाफ शब्द का विलोम शब्द क्या है? क्वाफ का क्या होता है? पीना। तो इसका एंटोनिम शब्द क्या हो जाएगा? डिस्गोरेज, जो कि क्या होता है? बाहर निकाल देना, बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 87 व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड विनोव? विनोव शब्द का विलोम शब्द क्या है? विनोव क्या होता है? छानबीन करना, ढूंढना, छानबीन। इसका विलोम शब्द क्या होगा? कंफ्यूज। यह क्या होता है? उलझा, उलझा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड निम्बल। निम्बल शब्द का सही अर्थ क्या है? निम्बल क्या होता है? फुर्तीला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एजाइल। एजाइल क्या होता है? फुर्तीला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड क्वारलस। क्वारलस का सही अर्थ क्या होगा? क्वारलस क्या होता है? चिड़चिड़ा। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? वाइनिंग। ऑप्शन नंबर सी, इसका अर्थ क्या होता है? चिड़चिड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सटोल। एक्सटोल शब्द का सही अर्थ चुनिए। एक्सटोल क्या होता है? प्रशंसा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्राइज हाईली। प्राइज हाईली, प्रशंसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कॉन्वाइवल। कॉन्वाइवियल शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? कॉन्वाइवियल शब्द का अर्थ होता है मिलनसार। इसका सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, फेस्टिव, जो कि क्या होता है? मिलनसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड अपब्राइड। अपब्राइड शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? अपब्राइड का क्या होता है? फटकारना। तो इसका सिनोनिम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डेन्यूंस। डेन्यूंस यानी फटकारना या निंदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड वेट। वेट शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? वेट क्या होता है? उत्तेजित करना, उत्तेजित करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रोज, यानी उत्तेजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ टर्मिनस। टर्मिनस शब्द का बहुवचन क्या होगा? टर्मिनस का विलोम शब्द होगा टर्मिनी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ लॉज। लॉज शब्द का बहुवचन रूप क्या है? इसका सही आंसर होगा लाइस। लॉज यानी क्या होता है? जू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ लोफ। लोफ शब्द का बहुवचन रूप क्या है? लोफ का बहुवचन क्या होगा? लोव्स। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया है चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूट ऑफ वन स्किल्ड इन द डिजीज ऑफ द आइज। वन स्किल्ड इन द डिजीज ऑफ द आइज के लिए सही एक शब्द विकल्प चुने। एकांश वाक्यांश का एकल शब्द चुनना है, जो कि होगा ओक्यूलिस्ट। ओक्यूलिस्ट यानी क्या होता है? नेत्र विशेषज्ञ। पूछा गया आंखों की बीमारी में कुशल व्यक्ति को क्या कहा जाता है? वो क्या होता है? ओक्यूलिस्ट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूट ऑफ ए यूटोपियन कम्युनिटी इन विच ऑल द मेंबर्स आर इक्वल इन रैंक एंड सोशल पोजीशन। ए यूटोपियन कम्युनिटी इन विच ऑल द मेंबर्स आर इक्वल इन रैंक एंड सोशल पोजीशन के लिए एक शब्द विकल्प चुने। दिया गया है कि एक आदर्श समुदाय जिसमें सभी सदस्य पद और सामाजिक स्थिति में समान है, तो उसे क्या कहा जाएगा? पेंटिसोक्रेसी। पेंटिसोक्रेसी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम ऑल द रेज। ऑल द रेज मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? पॉपुलर। ऑप्शन नंबर डी, यानी लोकप्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम आउट ऑफ द सोर्स।
आउट ऑफ द सोर्स मुहावरे का सही अर्थ चुनिए, जो कि क्या होगा, नॉट वेल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक नहीं, ऑप्शन नंबर बी। यह हो गए इंग्लिश के क्वेश्चन। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन पूछे गए राजभाषा हिंदी से। क्वेश्चन नंबर 101 पूछा गया है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 102, नमक का दरोगा उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, उपन्यास तितली के रचयिता कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, कथा संग्रह सीधे साधे चित्र के रचयिता कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, सुमित्रा नंदन पंत ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के साथ संयुक्त रूप से कौन सा कविता संग्रह प्रकाशित करवाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खादी के फूल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद राजभाषा अधिनियम 1963 की कौन सी धारा के तहत किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 6 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान रखने वाला कर्मचारी अधिकारी किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकेगा जब वह दस्तावेज डैश प्रकृति का हो। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, तकनीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, राज्य राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अवधि क्या है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, साल में 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, राजभाषा नियम 1976 के तहत के अनुसार नियम संख्या 10 किस बारे में है? यह किस बारे में है? हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान। हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान। नीचे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 109 तक कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 110 PDF में नहीं दिया गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। यदि आपको किसी पर्सन में डाउट है तो कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।